Hello everyone, welcome back to Dear School, and after chapter 1 and chapter 2 of class 10th economics, we are back with the chapter number 3 and that is money and credit. So let's start. सबसे पहले हमारे चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम और दूसरा टॉपिक है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज बार्टर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक्सचेंज मीडियम होता है, एक्सचेंज सिस्टम होता है। जैसे आजकल हम पैसा यूज करते हैं, कोई भी चीज खरीदनी है तो हम क्या करेंगे? शॉपकीपर के पास जाएंगे, उसको पैसे देंगे, बदले में वो चीज ले लेंगे। लेकिन जब पहला समय हुआ करता था तब पैसे नहीं हुआ करते थे, तब लोग क्या करते थे? जो उनके पास सामान है उसको, जो सामने वाले बंदा है जिसके पास उसका जो सामान है जो उसे चाहिए वो देते थे और आपस में एक्सचेंज करके वो सामान ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है जिसका नाम है ए और कोई एक आदमी है जिसका नाम है बी। अब यहाँ पे क्या होगा? जो ए आदमी है उसके पास क्या है? व्हीट है, ठीक है, उसके पास क्या है? व्हीट है। और जो बी वाला आदमी है उसके पास शूज हैं। अब ए वाले आदमी को बी वाले आदमी से शूज चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? व्हीट लेकर के जाएगा, यानी कि गेहूं लेकर के जाएगा और उसको दे देगा बी वाले को, बदले में वो उसको शूज दे देगा। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सामान से रिलेटेड उन्होंने एक्सचेंज किया, यानी यहाँ पे मनी का कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। केवल और केवल आप यहाँ पे सामान एक्सचेंज करते हो जो भी आपके पास होता है, ठीक है। अब डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स क्या है? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स बार्टर सिस्टम का ही एक फीचर होता है। इसका मतलब होता है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या होएगा कि आपके पास दो इंसान है और दोनों इंसान की इच्छाएं पूरी हो रही है, क्योंकि जो उन्हें सामान चाहिए था वो आपस में एक्सचेंज करके उस सामान की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ए था, उसके पास व्हीट था, फिर बी है, बी के पास क्या था? शूज थे। अब हो सकता है ए वाले को शूज चाहिए हो लेकिन बी वाले को व्हीट चाहिए हो, तो ए वाला क्या करेगा? इसे व्हीट दे देगा, शूज ले लेगा, और बी वाले को तो व्हीट चाहिए, उसे यहाँ से मिल गई, तो यहाँ से इसका भी, इसकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई और जहां से शूज इसे लेने थे ए वाले को वो भी हो गया। तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट क्या होता है? जब इस वाले इंसान को इस वाले इंसान से जो चाहिए, साथ में बी वाले इंसान को ए वाले इंसान से जो उसके पास अवेलेबल सामान है वो चाहिए, यानी कि दोनों की दोनों यहाँ पे इच्छाएं जो है कोइंसिडेंट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। अब तो पैसा आ गया है, हम उसकी मदद से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं हुआ करता था तब लोग कैसे अपना सामान खरीदते थे? किस चीज को वो मीडियम मानते थे? जैसे आज हम पैसे को एक मीडियम मानते हैं, माध्यम मानते हैं, जिसको एक्सचेंज करके हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं हुआ करते थे, आज की तरह मनी नहीं हुआ करती थी, तब क्या हुआ करता था? मतलब किस चीज को अपना मीडियम मानते थे एक्सचेंज करने के लिए? तो पहले की एजेस में, पहले समय में इंडियंस क्या करते थे? ग्रेन्स का यूज करते थे। जैसे मैंने आपको बताया व्हीट, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स का वो यूज करते थे, अलग अलग ग्रेन्स का। साथ में वो कैटल्स का यूज भी करते थे, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इस तरीके से वो कैटल्स का यूज करते थे मनी की तरह। मनी की तरह मतलब जैसे हम आजकल मनी को कैसे यूज करते हैं? एक माध्यम की तरह यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। उसी तरीके से वो लोग क्या करते थे? यहाँ पे उसको एक मीडियम की तरह यूज करते थे अपने सामान को एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने के लिए एक तरीके से। देयर आफ्टर कैन द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसके बाद क्या आने लगे? सिक्के आने लगे मेटल के। और अकबर सबसे पहले राजा थे जिन्होंने गोल्ड के सिक्के जारी किए थे, इशू किए थे, ठीक है। तो गोल्ड के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले शासक कौन थे? अकबर थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। अब आज के समय में क्या होता है? ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन कैसे होता है? पैसे से होता है। तो ऐसा क्यों है कि हम पैसे से लेन देन करते हैं? तो देखो, अगर हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट लगाएं या फिर बार्टर सिस्टम लगाएं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला भी क्या वो सामान चाह रहा है जो हम चाह रहे हैं। मतलब हमें जो चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन क्या सामने वाले को वो सामान चाहिए, क्या वो हमारे पास है? क्योंकि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट तो लगता ही है। बार्टर सिस्टम कैसे होता है? जब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स लगता है। भाई डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स में क्या होता है कि जो हमें सामान चाहिए
सामने वाले के पास वो होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना उसको ले लेंगे। सामने वाले को भी तो हमसे कोई सामान चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं हमें जो सामान चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और सामने वाले को जो सामान चाहिए वो तो हमारे पास होना जरूरी है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है कि जो सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास ही हो, है ना। तो ऐसे में प्रॉब्लम आती थी कि हमें भी वो सामान रखना ही पड़ता था जो सामने वाले को चाहिए, अगर हमें कोई सामान चाहिए तो इसमें प्रॉब्लम आती थी। तो इसीलिए एक माध्यम बना दिया गया जिसको कहते हैं मनी, जिसका यूज करके सारा झंझट खत्म हो गया। तो कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा है वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है, कोई भी सामान खरीद सकता है, कोई भी सर्विस ले सकता है, कोई भी कमोडिटी ले सकता है, ठीक है, सामने से। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी डबल क्वांटिटी ऑफ वांट्स की, कि आपको वो सामान फिक्स करना ही है, उसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। वो झंझट खत्म हो गया। जस्ट आपको क्या करना है, पैसे लेकर के जाने हैं, सामने वाले को देने हैं, आपको सामान दे देगा, सर्विस दे देगा, ठीक है। तो वो झंझट खत्म हो गया कि पहले आपको बार्टर सिस्टम चलाना पड़ता था। तो समझ में आया ना कि मनी के आने से क्या फायदा हो गया। सोचोगे पहले तो बार्टर सिस्टम था वो अच्छा था या वो था, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। अगर आपको आते हैं लिखने के लिए तो आप ये सब लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मैंने बताया आपको ऊपर भी कि मनी को हम कैसे यूज करते हैं, एक माध्यम की तरह यूज करते हैं कोई भी चीज एक्सचेंज करने के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब देखिए, जो हमारे पास पैसा होता है, क्या उसके पास खुद की एक कीमत होती है? हम बोलेंगे यस, जो 50 रुपए है तो उसकी 50 रुपए कीमत है, 100 रुपए है तो उसकी 100 रुपए कीमत है। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए, जो पहले सिक्के हुआ करते थे, सोने के हो गए, चांदी के हो गए, तांबे के हो गए, उनकी खुद की कीमत हुआ करती थी, है ना। भाई आजकल अगर आप इनको बेचोगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो आजकल जो हमारे पास पैसे हैं जस्ट वो पेपर के पीसेज हैं, बट क्योंकि उन्होंने आरबीआई ने उस पर क्या किया है, उसको ऑथराइज कर दिया है कि भाई ये जो है अब पैसे हैं और इनको आपको इसी अमाउंट में लेना है जिस अमाउंट में लिखे हुए हैं। अगर हमने 50 रुपए लिख दिए तो आपको वो 50 रुपए में ही लेना है ना। तो आपको फिर वो उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तो मॉडर्न जो करेंसी है हमारे पास, उसका खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम सब मानते हैं एक एक्सचेंज मीडियम की तरह, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई ने ऑथराइज कर रखी है। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, करेंसी को इशू करती है, लॉन्च करती है या इशू करती है, जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी जो इंसान है भारत का, कोई भी नागरिक अपने हिसाब से कोई भी करेंसी बना करके उसे यूज नहीं कर सकता है। उसे वही करेंसी यूज करनी पड़ेगी जो भारत सरकार ने आरबीआई के द्वारा इशू करवाई है। वो खुद से कोई भी करेंसी बना करके आपस में यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आरबीआई में जो करंट गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये एक तरीके से इसके और भी फंक्शंस होते हैं, हालांकि वो आगे पढ़ेंगे। ये बैंक को भी देखता है कि क्या बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं। बैंक का एक तरीके से वॉच डॉग होता है। ये सारे काम देखता है कि आपने इस महीने में कितना लोन किसको दिया, कितना आपने लोन किसको दिया, किससे लिया, ये सब चीजें, ये किसने बोरो किया है, किसकी क्या कमाई हुई है आपकी बैंक की, ये सारी चीजें। आप किसको दे रहे हो क्या लोन, क्या आप केवल बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं या बड़े बड़े जो लोग होते हैं क्या केवल उनको दे रहे हो, या छोटे जो इंडिविजुअल हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें देखने का काम भी आरबीआई करती है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आगे हम देखेंगे। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। अब अगर हम कोई पैसा बैंक में जमा कर देते हैं तो हमारी मर्जी होती है, हम उसको कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और भी पैसे। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब आपने उसको जमा कर दिया और आपकी मर्जी, आप कभी भी जाकर के अपनी डिमांड के अनुसार उसको निकाल सकते हो। अब डिमांड डिपॉजिट्स जो है हमें एक और फैसिलिटी देते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर फैसिलिटी इन विच इट लैंड्स टू द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से पैसे की तरह बिहेव करते हैं,
क्योंकि हमारी मर्जी होती है, हम इनको जब भी चाहे निकाल सकते हैं और फिर इनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से पैसे की तरह बिहेव करती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। आपने कभी चेक का नाम तो सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स किसी को चेक देते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो चेक होता क्या है? चेक बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आप अपने अकाउंट से कितना पैसा दूसरे इंसान के अकाउंट में दे रहे हो। उस आदमी का बकायदा वहां पे अकाउंट नंबर, उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पैसा होता है वो उस आदमी के नाम पे चला जाता है, उस आदमी के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। आप बैंक को बताते हो कि भाई मेरे खाते से इतना पैसा इसके खाते में डाल दो, वो होता है चेक। अब डीडीज क्या करती है? डीडीज शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेन डीडीएस मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब चेक के आने से क्या हुआ? डीडीज का जो इंपॉर्टेंस थी वो थोड़ी सी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि चेक में आपको पैसे की जरूरत है ही नहीं। चेक में आप क्या करोगे? आप चेक लिखोगे कि भाई मेरे खाते से इतना पैसा तुम निकाल करके बैंक वालों इसे दे दो, यानी इसके खाते में ट्रांसफर कर दो। आपको पैसा निकालने की जरूरत है ही नहीं खुद, ठीक है। तो इसमें और आसान हो गया है, आपको जस्ट वहां पे एक चेक बना करके देना है। तो डीडीज में क्या होता है? आपको विड्रॉ करना पड़ता है डिमांड के अनुसार, आपको फिर वो देना पड़ता है ना। चेक में क्या होता है? आपको जस्ट वहां पे इतना चेक फिल करना है बैंक वालों को, वो खुद ही अपने आप जो है उसका ट्रांसफर कर देंगे, है ना। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कौन है? डीडीएस है, यानी कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, करेंसी होती है और बिटकॉइंस होते हैं, ये सब आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। और ये आज के जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। मतलब पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इनके हिसाब से चल रहा है आजकल, है ना। करेंसी होगी, आज की जो करेंसी होती है मुद्रा, वो, और आपकी जो बिटकॉइंस हो गई आजकल जो चल रहे हैं, और जो डीडीएस हो गए, वो ये सब चीजें क्या करती है? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन। वेट फॉर नेक्स्ट सेशन। प्लीज सब्सक्राइब डियर स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक दिस सेशन एज वेल। Hello everyone, welcome back to Dear School and today we are continuing our lesson Money and Credit. So in this lecture हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैंक्स की मेन इनकम क्या होती है। आप सब सोचते होंगे कि जो बैंक वाले होते हैं वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। तो ये लेसन बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैक्टफुल लेसन है, जो कि हमें पूरा प्रोसेस बताता है बैंक सिस्टम के बारे में, मनी के बारे में, और आगे हम क्रेडिट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बैंक अपना पैसा कैसे कमाता है, उनका मेन सोर्स क्या होता है पैसा कमाने का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ए आदमी है और उसने क्या किया है? बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया है, ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है? लोन भी देता है, हम सब जानते हैं। तो बैंक क्या करेगा? एक आदमी आया बी, वो उससे लोन मांग रहा है, तो जो पैसा ए ने उसको दिया था उसमें से वो कुछ अमाउंट रख लेता है और बाकी की अमाउंट क्या कर देगा? बी को दे देगा एज अ लोन। वो रख क्यों रहा है पैसे को? क्योंकि बाय चांस ए वाला आदमी है वो अगले दिन आ गया, उसने अपने पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए, तो वो क्या दिखाएगा बैंक उसको? तो वो कुछ अमाउंट वहां पे रख लेता है और लोन के लिए फिर कुछ अमाउंट उनको दे देता है। अब जब वो लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी लगेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो जो इंटरेस्ट से पैसा आएगा वो ही किसकी कमाई होती है? बैंक की। क्योंकि इन पे तो वो क्या करेंगे? इन पे हालांकि वो थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड कर देते हैं, लेकिन मेन क्या होता है? जब वो लोन देते हैं तो ब्याज लगता है और वो ब्याज ही बैंक वालों की असली कमाई होती है। तो इस तरीके से बैंक वाले अपनी कमाई करते हैं। समझ में आई? तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, यू कैन रीड। अब मनी तो हमने पढ़ लिया, मनी का क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से मनी को हम सर्कुलेट करते हैं, है ना, ये सब चीजें बैंक कैसे उसको प्रोसेस करती है। लेकिन क्रेडिट क्या होता है? तो असल मायने में बताएं तो क्रेडिट लोन ही होता है। लोन क्या होता है भाई? हम लोन किसे बोलते हैं? refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. ये एक तरीके की एक एग्रीमेंट होती है, एक सुधार होती है, जिसमें कोई लैंडर क्या होता है? जो पैसे देता है। कोई लैंडर बोरोवर मतलब जो पैसे ले रहा है, यानी कोई लैंडर बोरोवर को पैसे दे देता है, या पैसे नहीं, पैसे के अलावा वो कोई भी सर्विस भी दे सकता है, कोई भी गुड भी दे सकता है ना। तो जब वो गुड दे या सर्विस दे या मनी दे, लैंडर बोरोवर को
और ये प्रॉमिस करे कि भाई तुम फ्यूचर में मुझे इसका जो पैसा है वो दे दोगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे हमने क्रेडिट क्या समझा? क्रेडिट इज बेसिकली लोन। इसका मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट होती है जिसमें लैंडर बोरोवर को पैसे देता है या सर्विस देता है या फिर कोई गुड देता है और प्रॉमिस करता है कि भाई तुम फ्यूचर में मेरे को इसका जो पैसा है वो रिटर्न कर दोगे। और ऐसा हमेशा होता नहीं है, इन ऑल द केसेस नहीं होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में इस पे फिर ब्याज भी लगता है, वो उसको ब्याज के साथ फिर वो पैसा लौटाता है, ठीक है। इस तरीके से जो लैंडर है उसको भी बचत होती है, ठीक है। इस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं। इज इट क्लियर? क्रेडिट तो हमने समझ लिया। अब क्रेडिट लेने के लिए यानी लोन लेने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम लोन ले रहे होते हैं या फिर क्रेडिट ले रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। पहला टर्म होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बोले या फिर हम बोल सकते हैं ब्याज, कॉमन भाषा में ब्याज, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मान लीजिए एक बंदे ने 50 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उस पर जो लोन लगेगा, मान लीजिए उसने जो लोन लगा है वो 5 लाख रुपए का लग गया, सो जो इंटरेस्ट रेट लगा यानी ब्याज लगा वो 5 लाख रुपए का लगा, तो वो 5 लाख रुपए क्या है? इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो उसने पैसा खरीदा यानी 50 लाख, उसके अलावा भी जो उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो होता है उसका ब्याज, मतलब इंटरेस्ट रेट। कोलेटरल यानी गिरवी रखना, हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? गिरवी रखना। तो कोलेटरल एक तरीके से गिरवी रखना होता है, कोई भी सामान हम रखते हैं, इसको हम आगे देखेंगे यहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको क्या कागजात चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, वो सब चीजें। एंड मोड ऑफ पेमेंट कंप्राइज व्हाट इज फॉर्म्स अ टर्म ऑफ क्रेडिट, ये सारे टर्म ऑफ क्रेडिट होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जनरली ये जो सारी चीजें होती है ये हमारे क्रेडिट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फॉर्मल में ज्यादा यूज होती है, इनफॉर्मल में कम यूज होती है। क्यों होती है कम, वो हम आगे देखेंगे, अभी इतना ध्यान रखिए। तो अब ये जो सारे हैं इनकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट, borrower must pay to lender with the repayment of the principal amount, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो उसे दोबारा से यानी एक्स्ट्रा जो उसे पे करना पड़ेगा लैंडर को, बोरोवर को जो लैंडर को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होता है हमारा इंटरेस्ट रेट। इज इट क्लियर? लेट मी रिपीट इट। जब कोई बोरोवर लैंडर को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होती है? इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि उस पर ब्याज लग जाता है, ठीक है। और क्यों लगता है भाई? वो लैंडर का सोर्स ऑफ इनकम हो गया, क्योंकि उसे क्या बचत आएगी, ऐसे तो पैसे एक्सचेंज करते रहो बस, ठीक है। और इससे यह भी होता है कि उसके पास उसे लौटाना ही है, क्योंकि जितना ज्यादा समय बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे फिर उसे जो जिसने पैसे लिए हैं उसके पास प्रेशर होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसके पैसे वापस लौटाने हैं, नहीं तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल को बेसिकली हम सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन बोलते हैं, मतलब कि हमने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट हमने एक सिक्योरिटी रख दी है ना, यानी गिरवी रख देना कोई सामान। तो इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लैंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। यानी हम जब कोई लोन लेते हैं तो हम वहां पे अपना कोई सामान रख देते हैं। मान लीजिए हमने अपने घर के कागजात रख दिए, अपने गाड़ी के कागज रख दिए या कोई भी चीज, तो वो एक तरीके से सबूत होता है कि हम जो अपना जो पैसा है उसे रिपे कर देंगे, इतना तुम इस सामान को हमारे पास अपने पास रखो, ठीक है। तो एक तरीके से उनके पास सिक्योरिटी हो जाती है लोन देने वालों के साथ कि वो भागेगा नहीं कहीं लोन लेकर के, क्योंकि उसका जो सामान है कोलेटरल है वो हमारे पास आ गया है, जो कि उसके लिए बड़ा कीमती है, ठीक है। अब एक बात और होती है कि जो कोलेटरल होता है वो हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होता है, यानी ज्यादा बड़ा होता है या मोर होता है देन द अमाउंट जो उसने लैंड करी है या उसने बोरो करी है, सॉरी, ठीक है। यानी कोई जो बोरोवर है वो लैंडर के पास आया, मान लीजिए उसने 50 लाख रुपए लिए हैं हमसे लोन के रूप में, तो उसे जो यहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा ना सामान, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो कोलेटरल हमेशा ज्यादा होता है किससे? जो उसने अमाउंट बोरो करी है उससे, ये हमेशा ध्यान रखना है। इट कैन कम इन एमसीक्यू और एनी अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल।
अब ये जो क्रेडिट होता है ना, इसकी नेगेटिव साइड भी होती है और इसकी पॉजिटिव साइड भी होती है। मतलब इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। अब ये अलग अलग केसेस के हिसाब से होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं, कोई एक गरीब अगर कोई महिला है स्वप्ना, अगर उसने लोन लिया है और अपनी उस लोन लेकर के उसने अच्छे से खेती करी है और उसकी जो खेती हुई है उससे बढ़िया उसे हार्वेस्ट भी मिल गया और उसे बेच करके उसे बढ़िया कमाई भी हो गई उसकी, तो फिर वो अपने लोन को रिपे भी कर सकती है, उसे प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर उसका हार्वेस्ट अच्छा हो गया तो वो रिपे कर पाएगी। लेकिन अगर बाय चांस उसका हार्वेस्ट अच्छा ना हुआ तो वो किस में फंस जाएगी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, कर्ज के जाल में फंस जाएगी। और हर साल हर दिन हम जो है अखबार में देखते हैं और हर साल रिपोर्ट निकल करके आती है कि इस साल इतने लोगों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए थे। और मेनली ये कहाँ से आती है खबरें, गांव के इलाकों से आती है, जो लोग खेती करते हैं। क्योंकि जब वो अपने लोन लेते हैं तो वो उनकी जो मेन कमाई होती है वो हार्वेस्ट पर डिपेंड करती है। और हार्वेस्ट को हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ही होगा या बेकार ही होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सीजन पर, मौसम पर। आजकल बारिश इतनी ज्यादा है कि लोगों के क्या हो गए, राइस भी खराब हो गए, है ना, डूब करके। वो मतलब खराब स्थितियां होती है, तो हम उनको पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि होने क्या वाला है। तो ये ऐसी चीजें होती है जो हार्वेस्ट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी दिखाया गया है क्रेडिट का और नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव क्या है कि भाई आप लोन ले रहे हो, अगर आपका जो हार्वेस्ट है वो बढ़िया हो जाता है तो आपके लिए तो क्रेडिट अच्छा है, क्योंकि आपने उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया और फिर बाद में आपने लोन को रिपे भी कर दिया। लेकिन अगर आपका जो हार्वेस्ट है वो बेकार हो रहा है और आप उसे रिपे भी नहीं कर पाए क्रेडिट को, आपको प्रॉफिट तो दूर की बात, और आप ऊपर से कर्ज में फंस गए हो, तो वो तो आपके लिए नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये दोनों साइड होती है इसकी। अब सेक्टर क्रेडिट की दो टाइप होते हैं, दो कैटेगरी होती है, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल में यानी कि जितना भी फॉर्मल प्रोसेस होते हैं, यानी जो बैंक होते हैं वो लोन देते हैं। अब जब वो लोन देंगे तो हर चीज देखते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे, आपका कोलेटरल भी देखेंगे, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है, और ज्यादातर जो इलिटरेट लोग होते हैं वो इनफॉर्मल की तरफ इसीलिए भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कोई कागजात दिखाना होता है, ना ही कुछ ऐसी चीजें दिखानी होती है। तो वो देखते हैं कागज पत्री के चक्कर में पड़ने से अच्छा है इसमें चले जाओ, इसमें आपको जस्ट अपना लोन लेना है, चले जाना है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर में कम जो है इंटरेस्ट रेट लगता है इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल में। यानी ये बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं इनफॉर्मल वाले, लेकिन फॉर्मल वाले बहुत कम ब्याज लगाते हैं, ठीक है। तीसरा, फॉर्मल जो सेक्टर होता है उसको आरबीआई बैलेंस करता है, यानी आरबीआई देखता है इसके अंदर क्या चल रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो कि इसको बैलेंस कर सके, इसको देख सके, इसको एक तरीके से मॉनिटर कर सके कि इस सेक्टर में कौन किसको लोन दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इस इनफॉर्मल सेक्टर में। एग्जाम्पल देख सकते हो, फॉर्मल में बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये सब। लेकिन इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, मनी लैंडर आ जाएंगे, है ना, ये सब चीजें। तो यहाँ पे वही लिखा है, आरबीआई क्या करता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को बैलेंस करता है, उसको मॉनिटर करता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखी है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कि सस्ता, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब आप अगर कम ब्याज लगाओगे और अफोर्डेबल लोन दोगे तो वो कंट्री के विकास के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे गरीब किसान, गरीब जो लोग होते हैं वो भी लोन लेकर के अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम कर सकते हैं और फिर वो उसको रिपे भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज कम लगेगा। तो अगर आप ऐसी चीजें करो, चीप क्रेडिट दो, अफोर्डेबल क्रेडिट दो, तो उससे डेवलपमेंट हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप ग्रामीण इलाकों में बैंक खुलवा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने की बजाय बैंक वगैरह की तरफ जाएं और उनको इंटरेस्ट रेट कम मिले लोन के ऊपर,
ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पूछी जा सकती है। तो क्या क्या स्टेप आप लोगे अगर आपको ऐसे जो डेब्ट ट्रैप्ट होते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसको अगर आपको कम करना है तो आप क्या करोगे? तो भाई फॉर्मल सेक्टर को आप और ज्यादा फ्लरिश करो, गांव के इलाकों तक पहुंचाओ, अवेयरनेस पहुंचाओ, है ना, उसके फायदे बताओ और इनफॉर्मल के नुकसान बताओ। इस तरीके से आप चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट दे सकते हो और बैंक खुलवा सकते हो गांव के इलाकों में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुलवा सकते हो। ये सारी चीजें होती है जो हम एक तरीके से कर सकते हैं अगर हमें रूरल इलाकों में या इनफॉर्मल सेक्टर के इलाकों में इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को कम करना है तो। ओके, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है एसएचजी। एसएचजी की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एसएचजी क्या है, इसकी आने की जरूरत क्या पड़ी, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी एक तरीके से। तो एसएचजी की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि खुद की मदद करने वाला ग्रुप, है ना। तो ये गांव के इलाकों में होता है मेनली, और इसको जो औरतें होती हैं, हालांकि इसमें मैन भी होते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर इसमें मैक्सिमम औरतें होती हैं। ये क्या करती हैं, आस पड़ोस से बहुत सारे अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और मंडली बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और बातचीत करते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, आपस में हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जब भी किसी को चाहिए होगा वो आपस में जो हमने इकट्ठा किया है इसमें से ले लेगा और फिर बाद में रीपे कर देगा। तो इसमें हमें बैंक की जरूरत नहीं है, बैंक का फोर्स नहीं है और हमें इसमें इनफॉर्मल वालों का फोर्स नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा कि हमें अभी पे करना है या रीपे करना है। तो एक तरीके से अपने आप ग्रुप बना लेते हैं। ये जो ग्रुप होता है 15 से 20 मेंबर्स का होता है और हर एक आदमी 25 से 100 रुपए के बीच में इसमें अपनी सेविंग डालता है, अपने हिसाब से डाल सकता है, ज्यादा भी डाल सकता है, जैसा जिसकी एबिलिटी है डालने की पैसे। तो 25 से 100 रुपए तक वो सेव करते हैं और अगर वो लोग 1 या 2 साल तक रेगुलर उस एसएचजी ग्रुप में शामिल हैं तो वो जो ग्रुप है उसको बैंक क्या करता है, एलिजिबल मान लेता है, मतलब लायक मान लेता है कि ये जो ग्रुप है ये हमारे बैंक से लोन ले सकता है। क्या बताया मैंने, लेट मी रिपीट इट, कि अगर ये जो एसएचजी ग्रुप है ये 1 या 2 साल तक रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर अपने जो सेविंग कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अगर ये रेगुलर 1 या 2 साल तक अपने आप चला रहे हैं ये, तो बैंक क्या करता है, इनको एलिजिबल मान लेता है कि ये हमारे बैंक से लोन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एसएचजी की? आप बोलोगे कि इससे पैसा उन्हें मिल जाता है, उन्हें बैंक की जरूरत नहीं है, किसी कागजात की जरूरत नहीं है ना। यस, बिल्कुल सही है, ये है, लेकिन इससे ना और भी कई फायदे होते हैं, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो आपस में इससे इकट्ठा बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को सुधारते हैं, है ना, कि हमारे घर में अगर किसी के डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो आपस में बातचीत करके अपना क्या करते हैं आपस में, क्योंकि उनकी पावर बन गई है, क्योंकि वो आपस में ग्रुप रह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के घर घरेलू अत्याचार हो रहे हैं तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और क्योंकि वो एक ग्रुप बन गया है तो अब उनके पास इतनी पावर है कि वो पुलिस को बुला सकते हैं या कोई और एक्शन ले सकते हैं। तो अब जो लोग हैं एसएचजी ग्रुप के वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। जो लोग दबे रह जाते हैं कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से या कुछ भी, एसएचजी ग्रुप से क्या होता है, उनको फायदा मिलता है, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो एक ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। अब उनके पास इतनी पावर है कि जो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं वो उसको एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ओके, अब ये एसएचजी ग्रुप भारत में है, बहुत सारी जगह भी होते हैं, लेकिन ऐसे ही बांग्लादेश में ना ग्रामीण बैंक होते हैं। ग्रामीण बैंक मतलब जो गांव में खोले गए बैंक होते हैं। ये 1970 से शुरू किए गए थे। किसके द्वारा शुरू किए गए थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और मोहम्मद यूनुस बहुत ही एक तरीके से बड़े आदमी है, महान आदमी है, जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज से एक तरीके से सम्मानित किया गया था, नोबेल पीस प्राइज से। ओके, तो 1970 से इसको शुरू किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। अब एक फैक्ट है यहाँ पे कि आरबीआई कब बना था हमारे भारत में और कहाँ पे बना था? तो ये बना था 1 अप्रैल 1935 में, और कहाँ बना था? कोलकाता में बना था।
ठीक है, so that is what in this lesson. Subscribe Dear School and watch our videos regularly and like the session as well. Thank you.